हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग भाई। कैसे हो सब लोग? बढ़िया। ओके बेटा, तो आज अपन अपना लेक्चर नंबर 144 144 स्टार्ट करेंगे गैसियस अवस्था का, गैसियस स्टेट का। बेटा 143 तक अपन ने क्या क्या देख लिया था? बेटा 143 तक अपन बात करें तो मैंने आपको आदर्श गैस वास्तविक गैस में अंतर और वास्तविक गैस का आदर्श गैस से व्यवहार विचलन, वास्तविक गैस का जो मतलब वान डेर वाल गैस समीकरण है उसके अलग अलग केसेस देखे थे, जिसमें अपन ने बेटा अत्यंत निम्न दाब या संतुलित दाब, उच्च ताप और अपने हाइड्रोजन और हीलियम के अपवादित व्यवहार, वहां तक बेटा अपन ने बात कर ली थी। सही बात है बेटा अपन। तो बेटा आज अपन जो ये वाला लेक्चर है इसमें मैं बेटा आपको एक बार फिर से स्टेज 1 2 3 4 के वो क्वेश्चंस करवा रहा हूं जो अपने रह गए हैं, और ऑलमोस्ट अपने सारे क्वेश्चंस बेटा इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो बेटा अपन कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस करेंगे जितने अपन ने पढ़ लिए हैं, जिसमें अपने पास बेटा ठोस द्रव गैस में अंतर हो सकता है, गैस के नियम हो सकते हैं, उसके बाद बेटा अपने पास आदर्श गैस वास्तविक गैस में अंतर, केटीजी, अलग अलग प्रकार के वेग, गतिज ऊर्जा, औसत गतिज ऊर्जा बेटा, और वान डेर वाल गैस समीकरण का व्यवहार, जिसमें बेटा हमने क्या क्या देखा था? अत्यंत निम्न दाब, उच्च ताप, हाइड्रोजन हीलियम का अपवादित व्यवहार, इन सब केसेस की बात कर रहा हूं। तो बेटा इसके बाद अपने पास केवल एक दो छोटे छोटे 2-3 टॉपिक रहते हैं। एक तो संपीड्यता गुणांक का रहता है जो डिटेल में पढ़ेंगे, एक द्रवीकरण रहता है, एक छोटी मोटी परिभाषाएं रहती हैं, क्रांतिक दाब, क्रांतिक ताप, संघट्ट, माध्यम मूल पथ, इनकी बात करेंगे। तो वो एक आध लेक्चर का है छोटा मोटा, उन पे 2-4 क्वेश्चन आते हैं जो मैं आपको साथ ही साथ करवा दूंगा। बाकी बेटा मॉड्यूल अपन एक बार स्टेज 1 से लेके स्टेज 4 तक के क्वेश्चन जितने अपन ने टॉपिक कर लिए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बेटा एक बार फिर से देख लेते हैं, जिससे आपकी स्टेज काफी कुछ कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो बेटा अपन इसमें बात कर रहे हैं, स्टेज 1 में बात कर रहा हूं बेटा। स्टेज 1 में आ जाओ बेटा। स्टेज 1 में बेटा अपन ने बाकी तो ये सारे क्वेश्चन करके देख लिए थे। आप बेटा क्वेश्चन नंबर 30 से बात करते हैं। स्टेज 1 में क्वेश्चन नंबर 29 तक बात कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है देखिएगा बेटा। अब जो कल मैंने आपको केसेस करवाए थे ना, उस केसेस पे रिलेटेड काफी क्वेश्चन होंगे, देखना अभी। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है, एक वास्तविक गैस जो वान डेर वाल समीकरण है वो आदर्श गैस की तरह कब व्यवहार करता है? तो बेटा आदर्श गैस और वास्तविक गैस में अंतर लिखवाया था, वहां पे मैंने आपको बताया था वास्तविक गैस आदर्श गैस की तरह उच्च ताप और निम्न दाब पर व्यवहार करती है। तो ताप तो क्या होना चाहिए? उच्च, और दाब क्या होना चाहिए? निम्न। समझ में आ गई बात? लेकिन यह दाब और ताप की बात नहीं की, यहाँ पे आपके पास वान डेर वाल नियतांक ए और बी की बात की है। तो बेटा वान डेर वाल नियतांक ए और बी की जब अपन बात करते हैं तो उससे रिलेटेड बात देखिएगा। आपको बेटा 5 केसेस याद आ रहे हैं, तो उन 5 केसेस में पहला केस मैंने आपको लिखवाया था अत्यंत निम्न दाब पर, और जब अत्यंत निम्न दाब होता था तब हम बेटा ए और बी को नगण्य मान लेते थे। नगण्य बोलूं या बहुत स्मॉल बोलूं, उस केस में हमको पता है जो हमारी वास्तविक गैस होती थी वो किसकी तरह व्यवहार करने लगती थी बेटा? आदर्श गैस की तरह व्यवहार करने लगते थे। तो हमने क्या बोला? वान डेर वाल गैस नियतांक ए और बी को आपने बहुत छोटा कर दिया, लगभग 0 कर दिया, तो उस स्थिति में वान डेर वाल गैस समीकरण आदर्श गैस की तरह व्यवहार करने लगेगी। समझ में आती है क्या बात बेटा? उसके बाद बेटा मैं क्वेश्चन नंबर 31 की बात कर रहा हूं, देखिएगा क्या बोल रहा है। वान डेर वाल गैस समीकरण में यदि आकर्षण बल को अशून्य माना जाए, अणुओं के मध्य जो लग रहा है, और बी को 0 माना जाए, तब समीकरण क्या होगा? बेटा हमारे पास आदर्श गैस समीकरण तो होता है पीवी बराबर एनआरटी, और वान डेर वाल गैस समीकरण क्या होता है? P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एनआरटी। यही होता है बेटा। आज इसने बोला है कि आकर्षण बल वाला जो पद है उसको अशून्य है। तो मैंने आपको बताया था कि वान डेर वाल गैस समीकरण में ये तो आकर्षण बल को प्रदर्शित करता है ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, और ये आपके अणुओं के आयतन की बात करता है। तो यहाँ पे बोल रहा है आकर्षण बल वाला जो पद है वो 0 नहीं है, तो ए 0 नहीं है और बी 0 है, तब समीकरण क्या होगा? तो बेटा आपने तब समीकरण बताया P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, V इज इक्वल टू एन आर टी।
तो ये कैसे सॉल्व कर रहा है इसकी बात कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करवा लो, पीवी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी इज इक्वल टू एनआरटी। तो यहां से पीवी कितना आ गया, एनआरटी माइनस ए एन स्क्वायर अपॉन वी, ये आपके पास बेटा आ जाएगा। तो इसका बेटा आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी माइनस ए एन स्क्वायर अपॉन वी। तो आपका बेटा ऑप्शन 1 करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 31 का। समझ में आती है क्या बात? इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा। हाइड्रोजन के लिए संपीड्यता गुणांक क्या होगा? तो आपको मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था हाइड्रोजन और हीलियम के अपवादित व्यवहार में कि वहां पे बेटा जो संपीड्यता गुणांक होता है वो होता है 1 प्लस पीबी बटा आर टी। इट मीन्स हाइड्रोजन और हीलियम के लिए हम बोलते हैं जेड का मान 1 से ज्यादा होगा। ये क्वेश्चन नंबर था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 32। समझ में आती है क्या बात बेटा? इसके बाद बेटा अपन आगे बात करें फिर से वही बात क्वेश्चन नंबर 33 की। निम्न दाब पर, निम्न दाब बोलूं या संतुलित दाब बोलूं एक ही बात है, पर वान डेर वाल गैस समीकरण क्या हो जाता है? तो बेटा आपको पता है Z इज इक्वल टू 1 माइनस ए अपॉन आर टी वी हो जाता है, अर्थात Z का मान 1 से कम होता है। कब? निम्न या संतुलित दाब। याद रखें अत्यंत निम्न दाब पे तो ए और बी 0, निम्न दाब या संतुलित दाब पे ये कंडीशन होती है। दोनों में फर्क समझे बेटा। क्वेश्चन नंबर 34 इंपॉर्टेंट है भाई, पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है बेटा। आपको बोला है हीलियम एटम के लिए वान डेर वाल नियतांक बी कितना है? 24 ml है, तब इसके लिए रेडियस मतलब त्रिज्या क्या होगी? बेटा 24 ml है, ml को लीटर में बदलना है तो 24 बटा 1000 करना पड़ेगा। बेटा चूंकि आपको ध्यान हो तो आयतन संशोधन में मैंने बोला था B इज इक्वल टू 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू Na होता है। सही बात है बेटा। यहां से वैल्यूज पुट करो तो B आया आपके पास 24/1000, यह आया 4 इंटू 4/3 इंटू पाई आया 22/7 इंटू आर क्यूब इंटू 6 गुणा 10 की घात 23। सही बात है बेटा। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, 6 चौक 24 तो 24 गया। आगे देखें बेटा इसको थोड़ा सा और सॉल्व करके तो आपका बेटा आर क्यूब आ जाएगा, ये हो जाएगा 7 या 21, तो 21 तो ऊपर आ गया, और बेटा आपका बटा में 1000 गुणा 22 चौक 22 46 22 44 88 बटा 10 की घात 23, जो ऊपर गया 10 की घात माइनस 23 हो जाएगा। बेटा इसको सॉल्व करोगे तो 2.2 गुणा 10 की घात माइनस 27 आएगा। तो बेटा r हटाओगे तो यहाँ पे इसका घनमूल लेना पड़ेगा, और घनमूल लेके जब सॉल्व करोगे तो 1.355 गुणा 10 की घात माइनस 10 मीटर आएगा। इसका मतलब इसे अपन बोल सकते हैं क्या? जो त्रिज्या होगी आपकी 1.355 आर्मस्ट्रॉन्ग होगी बेटा। बेटा कैलकुलेशन वगैरह का एक बार आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी इसका आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 34 का। तो बेटा ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको लिखवाया था, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। समझ में आ गई बात बेटा? तो स्मॉल बी वान डेर वाल नियतांक जो है उसका क्या होगा? 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू Na। समझ में आती है बात बेटा? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 फिर से रिपीट क्वेश्चन हो गया। वान डेर वाल समीकरण में जो अंतर अणुक बल को प्रदर्शित करता है वो क्या होता है? अभी भी बताया था an²/v² अंतर अणुक बल को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 35 में आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ में आती है बात बेटा? इसके बाद अपन बेटा क्वेश्चन नंबर 36, 37 और 38 ये अपन बाद में करेंगे, क्योंकि अपने पास एक अभी गैसों का द्रवीकरण टॉपिक रह रहा है, वो हो जाएगा तब ये क्वेश्चन भी हो जाएंगे। ठीक है, तो उससे पहले एक बार अपन अब बोर्ड साफ करते हैं, फिर अपन आगे की स्टेज देखेंगे, स्टेज 2, 3, 4 जो भी अपनी बाकी की स्टेजेस है। ठीक है बेटा, इसको रफ कर रहा हूं।
तो बेटा आगे के कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं अपन। इसके बाद बेटा अपन बात करते हैं पहले एक बार स्टेज 4 सेक्शन ए देखिए। तो बेटा स्टेज 4 सेक्शन ए में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं दे रखा है। स्टेज 4 सेक्शन बी में दे रखा है बेटा। तो स्टेज 4 सेक्शन बी देखिएगा क्या बोलता है। आपको बोल रहा है बेटा पहला क्वेश्चन, फिर से वही बात बेटा, रिपीटेड क्वेश्चन है। वांडरवाल गैस समीकरण में आकर्षण बलों को प्रदर्शित करने वाला कौन सा पद होता है? तो बेटा आपको पता है प्लस an² / v² ये होता है। ठीक है, प्लस लगाओ मत लगाओ, क्योंकि नहीं लगाओगे तो भी वो प्लस को ही बताएगा। बेटा क्वेश्चन 2 करवा दिया था, क्वेश्चन 3 अभी गैसों का द्रवीकरण होने दो तब करवाएंगे। क्वेश्चन 4 देख लीजिए। तो बेटा क्वेश्चन 4 बोल रहा है उच्च दाब पर संपीड्यता गुणांक क्या होगा? तो बेटा मैंने आपको बता रखा है जब उच्च दाब होगा तो उस केस में हम संपीड्यता गुणांक बोलते हैं Z = 1 + PB/RT। Z का मान वहां पे 1 से ज्यादा आता है। तो डायरेक्ट पूछ लिया, जो 5 केस थे मैंने आपको बताया था इससे रिलेटेड पूछा जाता है। तो ये स्टेज 4 हो गई। इतने ही क्वेश्चन है जो अभी अपन ने टॉपिक्स किए हैं। बेटा स्टेज 3 में आ जाइए। तो स्टेज 3 में आप देखोगे बेटा क्वेश्चन नंबर आपको लगभग 25-26 तक करवा दिया था। बेटा क्वेश्चन नंबर 28 पे देख लो। स्टेज 3 की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 28 आपको बोला है उच्च दाब पर वांडरवाल समीकरण क्या बन जाता है? तो यहां भी बेटा अपन ने उच्च दाब देखा है, तो हमको पता है उच्च दाब पर आप क्या बोल सकते हो बेटा, Z = 1 + PB/RT बोल दो, या Z = 1 से ज्यादा बोल दो, या बेटा Z की इक्वेशन और क्या हो जाती है। तो आप जब समीकरण मैंने जब आपको वहां पे बताया था, तो वहां पे बेटा मैंने आपको बताया था क्या, PV = RT + PB, RT + PV ये भी होती है। ये आपको बेटा याद होनी चाहिए चीजें, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप देख रहे हो बहुत सारे हैं और बेटा डायरेक्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इस चीज का ध्यान रखें बेटा। क्वेश्चन नंबर स्टेज 3 में ही बात कर रहा हूं 29 की, 28 हो गया। एक आदर्श गैस वांडरवाल गैस समीकरण की तरह कब व्यवहार करती है? तो बेटा इस चीज को थोड़ा सा समझें। मैंने बोला वांडरवाल गैस आदर्श गैस की तरह कब व्यवहार करती है? जब A और B बहुत छोटे हो। आज उल्टा कर रहा हूं, आदर्श गैस वास्तविक गैस की तरह कब व्यवहार करेगी? तब A और B बड़े हो। दोनों में अंतर समझ में आ गया भाई। वास्तविक गैस आदर्श गैस की तरह कब व्यवहार करती है? जब A और B छोटे हो। आदर्श गैस वास्तविक गैस की तरह कब व्यवहार करेगी? जब A और B बड़े हो। तो बेटा यही आपसे पूछा है वो क्वेश्चन नंबर 29 में। तो इसका आंसर आ जाएगा A और B आपका क्या होना चाहिए? बहुत बड़े होने चाहिए। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर 4 बेटा करेक्ट होगा, A और B बड़े होने चाहिए। समझ में आती है बात? इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर रहा हूं। 30 क्या बोलता है एक बार देखिएगा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें अपन, तो क्वेश्चन नंबर 30 बेटा इंपॉर्टेंट भी है। स्टेज 3 में आपको बोल रहा है आदर्श गैस जो वास्तविक गैस से विचलन प्रदर्शित करती है वो ज्यादा विचलन कब होगा? तो बेटा इस चीज को एक बार समझिएगा। मान लीजिए ये आपकी आदर्श गैस और ये आपकी वास्तविक गैस है। इन दोनों के बीच में जो अंतर है बेटा इसे विचलन बोला जाता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो अंतर है इसे विचलन बोला जाता है। बेटा ये विचलन कब होगा? आदर्श गैस वास्तविक गैस की तरह व्यवहार या वास्तविक गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार कब करती है? उच्च ताप और निम्न दाब पर। वास्तविक गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार कब करती है? उच्च ताप और निम्न दाब पर। तो ये अंतर कम हो जाता है, विचलन कम हो जाता है। लेकिन ये विचलन मुझे बढ़ाना है, तो जो स्थिति थी उच्च ताप और निम्न दाब उसको उल्टा कर दो। तो आज हम क्या बोल देंगे? ताप को कम कर दो, दाब को ज्यादा कर दो। तो इस स्थिति से आपका विचलन जो होगा वो क्या हो जाएगा? विचलन अधिक हो जाएगा। ऊपर की साइड एरो क्या बता रहा है? अधिक को बता रहा है। तो देख लीजिएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 30 आपसे बोल रहा है, इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। निम्न ताप और उच्च दाब पर आदर्श गैस का जो विचलन होगा वास्तविक गैस से
वो अधिक हो जाएगा। तो बेटा ये हमने स्टेज 1 देखी, स्टेज 3 देखी, स्टेज 4 सेक्शन ए सेक्शन बी देखा। अब स्टेज 2 के क्वेश्चंस करते हैं। स्टेज 2 के हमने कम क्वेश्चंस किए थे, तो आज उन सबको भी अपन साथ के साथ देख लेंगे, जिससे आपकी बेटा प्रैक्टिस हो जाए। ओके, रफ करूं बेटा इसको। तो बेटा स्टेज 2 पे आ जाते हैं और इसको चेक करते हैं, देखिए क्या बोल रहा है। स्टेज 2 खोल लीजिए बेटा, इसके क्वेश्चंस करते हैं अपन। तो बेटा स्टेज 2 में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। आपको बोल रहा है 3 फुटबॉल हैं, 3 फुटबॉल हैं जिनमें बेटा नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हीलियम गैस भरी हुई है। यदि ये गैस निकलना स्टार्ट होती है एक पतले छिद्र से, तो ये गैस निकलने की दर का अनुपात क्या होगा यदि समय अंतराल समान है। तो बेटा गुब्बारे में से गैस निकलना या किसी फुटबॉल में से गैस निकलना किसी छेद से, तो इसका मतलब हम विसरण के नियम की बात कर रहे हैं, मतलब ग्राहम के विसरण के नियम की बात की जा रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इसमें आप लोगों ने ये देखा कि ताप, दाब, आयतन, इन सब की स्थितियां समान है, तो बेटा हम ये बोल सकते हैं विसरण की दर से आर, ये स्टेज आपकी 2 है, आर जो होगा वो व्युत्क्रमानुपाती होगा रूट एम के, मतलब अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अणुभार के वर्गमूल के। डन। बात किस किस की है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हीलियम। तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हीलियम। तो बेटा इसका यदि अपन चेक करें, इसका अणुभार 28, इसका अणुभार 2, इसका अणुभार 4। डन बेटा। तो यहां से 2 बेटा कॉमन लेके हटाओ, तो यह आएगा बेटा 14, यह आएगा बेटा 1, यह आएगा बेटा 2। क्लियर होती है बेटा बात। इसको बेटा आगे देखें अपन, तो इधर से एलसीएम लिया अपन ने, कितना आया बेटा, रूट 14 आएगा। तो बेटा यहां से 1, यहां से रूट 14, यहां से रूट 7, ये कॉमन है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा रेशियो का बेटा, आंसर आएगा आपके पास 1:√14:√7। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो बेटा इसका बेटा आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होना चाहिए। समझ में आती है बात बेटा। चलूं आगे। फिर बेटा देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, स्टेज 2 का ही। बेटा आपसे वहां पे ये याद रखे, कोई हार्ड और बहुत लंबे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं बेटा। एग्जामिनर की टेंडेंसी होती है ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जाए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है नहीं वो चेक किया जाता है। ये नहीं कि बहुत लंबी कैलकुलेशन वाला दे दिया या बहुत कठिन दे दिया, ये नहीं होता है कि आपको फंसाना है बेटा। मेन मोटो क्या होता है कि आपने लॉजिकल पढ़ा है नहीं पढ़ा है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है नहीं। ठीक है, तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9, अ सैंपल ऑफ गैस, मतलब एक गैस के नमूने को 30 डिग्री से 60 डिग्री सेल्सियस तक कांस्टेंट दाब, नियत दाब पर गर्म किया जाता है। बेटा दाब क्या बोल दिया है, नियत। प्रेशर क्या बोल दिया है, कांस्टेंट प्रेशर। और बेटा कांस्टेंट प्रेशर बोल दिया तो हमको समझ में आ गया कौन सा नियम लगेगा, चार्ल्स नियम लगेगा। बताया था ये, बोलो आपको। तो फिर क्या बोलता है आगे, तब निम्न में से कौन सा कथन, अरे वाह ये तो यही पूछ रहा है, तो यही आंसर आ गया, चार्ल्स नियम लगेगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। डन बेटा। तो इसलिए क्वेश्चन को लाइन टू लाइन पढ़ो और जो चीजें समझ में आ रही है वो लिखते चलो। ठीक है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है देखिएगा, आपको बोल रहा है 1 मोल SO2 300 केल्विन ताप पर 350 ml आयतन तथा 50 ATM दाब घेरती है, तब SO2 का संपीड्यता गुणांक क्या होगा। तो बेटा आयतन बोल दिया 350 ml, ml को लीटर में बदलो तो 350/1000 लीटर आ गया। दाब की बात करूं 50 ATM,
आ गया। ताप की बात करूं बेटा 300 केल्विन दिया है। डन बेटा। तो बेटा जेड संपीड्यता गुणांक क्या होता है वो आपको याद हो तो अपने पीवी बटा आरटी को संपीड्यता गुणांक बोल रखा है। अब चेक कीजिए जाके, जहां अपन ने 5 केस माने थे वहां पे पीवी बटा आरटी को अपन ने बेटा संपीड्यता गुणांक बोल रखा है। तो बेटा एक बार इसकी वैल्यूज रखूं मैं, तो जेड इज इक्वल टू पी कितना है 50, वी कितना है, इससे ये गया 35 बटा 1000, आर कितना है 0.0821, टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन। तो बेटा इसको यदि अपन थोड़ा सा सॉल्व करें तो बेटा एक बार देख लेते हैं क्या आता है। बेटा ये 35/100 ही है भाई, यहां से 2 टाइम्स आया, ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा आया। बेटा और थोड़ा सा इसको सॉल्व करें तो 7/0.08, कैलकुलेशन के लिए ये मान लेता हूं एक बार, 2 × 60 आया, 0.20, 1 से 1 गया, यहाँ 5 आया। तो बेटा आपको मिल गया यहाँ पे Z इज इक्वल टू 7 5 जा 35 और 8 6 जा 48। तो इसको जब सॉल्व किया तो ये बेटा 0.7 बनाया। समझ में आती है क्या बात? तो बेटा क्वेश्चन नंबर 14 का आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा 0.71। कैलकुलेशन एक बार देख लें, फॉर्मूला ये यूज आएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, तो छोटे छोटे फॉर्मूले भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर रहा हूं, अच्छा क्वेश्चन है। कौन सी वास्तविक गैस आदर्श गैस के बिल्कुल लगभग समीप वाला व्यवहार प्रदर्शित कर रही है, निकटवर्ती व्यवहार प्रदर्शित कर रही है? तो बेटा वास्तविक गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार करे, इसके लिए कंडीशन क्या होती है बेटा? ताप उच्च होना चाहिए और दाब निम्न होना चाहिए, यही कंडीशन होती है बेटा। उच्च ताप और निम्न दाब पर वास्तविक गैस आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती है। तो बेटा इसके चारों ऑप्शन देख लेते हैं हम, चारों ऑप्शन क्या बोल रहा है बेटा। ऑप्शन नंबर 1 15 atm 200 केल्विन ताप, 15 atm 200 केल्विन ताप, 1 atm 273 केल्विन ताप, 0.5 atm 500 केल्विन ताप, 15 atm 500 केल्विन ताप। तो बेटा अब इसकी कंडीशन के लिए क्या बोला है? ताप ज्यादा होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा ताप इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इन दोनों में है। दाब कम होना चाहिए, यहां दाब ज्यादा है तो ये कैंसिल, ये करेक्ट हो गया। तो बेटा आपको एक ट्रिकी क्वेश्चन है, हमको पता लग गया वास्तविक गैस आदर्श गैस की तरह कब व्यवहार करेगी? उच्च ताप और निम्न दाब पे। तो उच्च ताप इन सब में इसका है, निम्न दाब इसका है। तो बेटा ये अपना आंसर हो गया। समझ में आ गई बात? तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 18 भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेटा आपको ये फंडा याद हो जाना चाहिए कि उच्च ताप और निम्न दाब पर वास्तविक गैस आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती है। बोलो समझ में आती है क्या बात बेटा? रफ करूं इसको? आगे कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं इससे रिलेटेड। बेटा स्टेज 2 के ही बाकी क्वेश्चंस और देखते हैं अपन प्रैक्टिस के लिए। बेटा क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, 18 हो गया। बेटा क्वेश्चन नंबर 21 बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा इसके मैंने अधिकतर आपको अच्छे क्वेश्चंस करवाए हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए भाई, इस चीज का ध्यान रखें।
क्या बोलता है देखिए, देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है आपको हाइड्रोजन की आरएमएस चाल, नाइट्रोजन की आरएमएस चाल की रूट 7 गुना है, यदि T ताप है तब संबंध क्या होगा। तो देखो बेटा, Vrms हाइड्रोजन जो है वो नाइट्रोजन की आरएमएस चाल का √7 टाइम है। किसका? नाइट्रोजन का। तो बेटा इधर से यदि मैं बात करूं Vrms का फॉर्मूला रूट में 3RT बटा m, बेटा हाइड्रोजन के लिए अणुभार 2 और हाइड्रोजन का ताप TH2 मान लिया, ये √7 गुना है, ये कितना है 3RT नाइट्रोजन का, और नाइट्रोजन का अणुभार 28। बेटा 3R से 3R चला गया, दोनों तरफ वर्ग कर दो, तो लिखा दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो बेटा जैसे ही वर्ग किया क्या होगा देखिएगा, TH2 बटा 2 बराबर 7TN2 बटा 28। बेटा 7 चौक 28, 2 दूना 4, तो बेटा यहां से आपके पास मिला TH2 इज इक्वल टू TN2 बटा 2। अब बेटा इधर से कंपेयर करना है कि दोनों में कौन बड़ा कौन छोटा। तो देखिएगा बेटा क्या बोला है, हाइड्रोजन का जो ताप है वो नाइट्रोजन के ताप का आधा है। मतलब ये बराबर कब हो रहे हैं, जब नाइट्रोजन का ताप आधा कर देता हूं तब ये दोनों बराबर होते हैं। तो इसका मतलब बेटा मैं कह सकता हूं कि हाइड्रोजन का जो ताप है वो नाइट्रोजन के ताप से कम है। तो बेटा आपका ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, नाइट्रोजन का ताप ज्यादा है हाइड्रोजन के ताप से। समझ में आती है क्या बात बेटा? तो क्वेश्चन नंबर 21 स्टेज 2 का करेक्ट है। आगे चलते हैं अब अपन। बेटा इसके बाद आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 33। क्या बोलता है देखिएगा, आपको बोलता है नाइट्रोजन का घनत्व किस स्थिति में अधिकतम होगा। तो बेटा आदर्श गैस समीकरण को जब हम घनत्व के रूप में लिखें तो फॉर्मूला होता है Pm इज इक्वल टू DRT, और जब दाब और ताप से संबंध देखें तो D समानुपाती है P बटा T। यदि मुझे घनत्व ज्यादा चाहिए तो यहां से पता लग गया P तो ज्यादा होना चाहिए, T कम होना चाहिए, क्योंकि घनत्व दाब के तो समानुपाती है तो बढ़ गया, और ताप के व्युत्क्रमानुपाती है, घनत्व बढ़ाओगे तो ताप कम हो जाएगा। तो या तो चारों ऑप्शन में आप P बटा T, चारों ऑप्शन के लिए अनुपात निकालो, जिसकी वैल्यू ज्यादा उसका घनत्व ज्यादा, अदरवाइज आप ऑप्शन चेक कर लो। तो ऑप्शन चेक कैसे कर रहे हैं एक बार वो मैं आपको बता देता हूं। तो बेटा फर्स्ट ऑप्शन है STP। तो बेटा STP का मतलब याद रखें, T तो 273 केल्विन हो गया, P 1 ATM हो गया। ये दिया है 273 केल्विन 2 ATM, ये दिया है 546 केल्विन 1 ATM, ये दिया है 546 केल्विन 0.5 ATM। आपको क्या चाहिए, दाब ज्यादा और ताप कम। तो बेटा दाब ज्यादा किसमें है, सबसे ज्यादा इसमें है, और ताप सबसे कम ही इसमें है। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे बेटा रॉन्ग हो जाएंगे। आप बोले सर ऑप्शन चेक से हमारे को थोड़ा कम समझ में आ रहा है, प्रैक्टिस नहीं है। तो बेटा पहले आप क्या करो, दाब बटे ताप का चारों में बेटा वैल्यू निकाल लो, फिर देखो घनत्व ज्यादा चाहिए तो वैल्यू किसमें ज्यादा आई, और फिर बेटा उससे आंसर निकालो, और फिर दोबारा ऑप्शन चेक करके देखो, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ऑप्शन चेक से भी हम कैसे कर सकते हैं। तो सर ऑप्शन चेक से ही करना जरूरी है क्या? हम यदि दाब बटा ताप करके वैल्यू निकाल के करें तो बेटा टाइम बहुत लग जाएगा। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप नीट का एग्जाम दोगे तो इतना टाइम थोड़ी लगा सकते हो बेटा। एक क्वेश्चन में 5-5 मिनट खराब करोगे जब तो दिक्कत है। ठीक है बेटा, तो अभी इनिशियल स्टेज है, इसलिए पहले आप एक बार ये निकाल के देखो, फिर आप ट्रिक से भी चेक करो कि ऑप्शन चेक कैसे हो रहा है ना। ओके, इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 37 की बात करूं तो बेटा इसमें Vrms, Vm और V एवरेज में आपसे रिलेशन पूछा है। तो एक चीज याद रखें, हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा था कि Vm, V एवरेज और Vrms का जो रेशियो होता है वो 1.12 1.22 होता है, या मैं बोल सकता हूं V एवरेज आपका 1.12 गुना होता है Vm के, Vrms आपका
होता है आपका वो 1.22 गुना होता है वीएम के। तो बेटा यहां से इन दोनों को भाग लगा के भी आप बेटा रिलेशन चेक कर सकते हो। तो बेटा एक कैलकुलेशन है, आपको वैल्यूज बता दी, आपस में उल्टा सीधा रखते जाओ, जिस जिसका अनुपात पूछा है उसके अकॉर्डिंग बेटा आपको आंसर देना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 37 था। इसके बाद बेटा आप आ जाइए आपके क्वेश्चन नंबर 47 पे। क्या बोल रहा है 47, एक बार चेक कीजिएगा। आपको बोला है बेटा क्वेश्चन नंबर 47 ने 273 केल्विन ताप पर नियत दाब पर, दाब नियत बोल दिया है तो चार्ल्स का नियम बोलता है दाब नियत है तो V समानुपाती T, यदि दाब आपका क्या है नियत चार्ल्स नियम से, तो मैं बोल सकता हूं V1/V2 T1/T2 होगा। ये बोल रहा है 273 केल्विन ताप पर, 273 केल्विन ताप पर आयतन V0 था, तो यदि 10 डिग्री सेल्सियस से ताप बढ़ा दे तो 273 की जगह कितना कर दिया 283, तो V2 क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो यहां से आपने बोला V2 हो जाएगा आपका 283 बटा 273 इंटू V0। समझ में आती है क्या बात बेटा? तो V2 आपका हो जाएगा 283 बटा 273 इंटू V0, मतलब बेटा आपका ऑप्शन नंबर 4 नंबर 47 में आपका ऑप्शन नंबर 4 बेटा करेक्ट आएगा। नियत दाब बोल दिया तो आयतन और ताप में संबंध देख लिया बेटा। इसके बाद आपसे बोलता है क्वेश्चन नंबर 48 कि जब एक गैस को संपीड़ित किया जाता है तब क्या होता है। बेटा गैस को संपीड़ित करेंगे तो दाब लगाएंगे, दाब लगाएंगे तो आयतन घट जाएगा। बेटा आयतन घट जाएगा, जगह छोटी हो जाएगी, तो अब टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि अणु पास पास आ गए तो ज्यादा टक्कर करेंगे। तो ऑप्शन 2 करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 48 में कि जब गैस को नियत ताप पर संपीड़ित किया जाता है तो गैस के अणुओं के मध्य टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है बेटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है देखते हैं बेटा। आपको बोल रहा है दो बल्ब हैं ए और बी, जिनको एक पतली नली से जोड़ा गया है, जिनके ऊपर एक कॉक लगा हुआ है जो उसको बंद रखा हुआ है। अभी ए और बी आपस में नहीं मिल सकते। ए का आयतन 100 सीसी है जबकि बी खाली है। जैसे ही वो अपने ढक्कन हटाया, कॉर्क हटाया, तो बी का जो दाब है वो 40% तक घट जाता है। इंपॉर्टेंट बात आ गई। एक तो मैंने बोला 40% घट जाता है, एक मैंने बोला 40% तक घट जाता है। तो 40% का मतलब 100 में से 40 गया 60 बच गया, और मैंने बोला 40% तक घट जाता है तो 100 से घटते घटते कितना रह गया 40 रह गया। तो बेटा देखिएगा दो अलग अलग की बात कर रहा है। ताप नियत है तो बॉयल के नियम से बोल सकता हूं P1 V1 बराबर P2 V2। ताप नियत है, दो अलग अलग चीजों की बात की है, लिखवा के आया था। पहले दाब था 100, आयतन था 100 सीसी, बाद में दाब 40% तक घट जाता है, 40 रह गया, V2 निकालना है। तो बेटा यहां से V2 निकाला 100 गुणा 100 बटा 40, 0 से 0 गया, इससे 25 आया, तो आपने बोला V2 आ गया आपके पास बेटा 250 सीसी। समझ में आ गई बात बेटा। तो अब अपन ने बोला पहले तो A में 100 सीसी था, B खाली था, अब आयतन 250 सीसी हो गया जैसे ही दाब 40% तक कम हुआ, तो B बल्ब का कितना आयतन रहा होगा। अरे तो भाई B का 250 सीसी नहीं रहा, आपको ऑप्शन में दिख गया, आपने टिक कर दिया। क्वेश्चन को समझो, 100 तो इसमें A का है तो B का कितना बचा, तो B का रहा बेटा V2 माइनस V1, तो 250 में से 100 हटा दो, 150 सीसी रहा, ये बेटा आपके काम का है, ये B का आयतन। ऑप्शन में आपके 250 भी दे रखा है, कंफ्यूज नहीं हो, इसीलिए इंपॉर्टेंट लगवा है। पूछा B का है तो 250 में से 100 तो A का गया, बच गया कितना 150 सीसी। समझ में आती है क्या बात बेटा। तो इसका ऑप्शन 3 करेक्ट होगा, 4 नहीं होगा, इस चीज का याद रखें, ये धोखा हो जाता है भाई। चलो आगे बेटा। इसके बाद आगे एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो स्टेज 2 के भी आपके काफी सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। चलते हैं बेटा आगे।
क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, आपको बोला है N2 का 7 ग्राम है, पहले इनके मोल निकाल लेते हैं। तो इसके मोल आ गए बेटा ग्राम बार बटे अणु भार 7/28 1/4.25। 2 ग्राम H2 का बेटा 2 ग्राम, 2 ग्राम का मतलब मोल निकाल लो, तो ग्राम भार बटे अणु भार 1 आ गया। 8 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला SO2 8 ग्राम, तो इसके मोल निकाल लो, ग्राम भार बटे अणु भार, तो बेटा 1/8 आ गया। डन। तो बेटा यहां से आयतन दिया है आपको 6 लीटर, ताप दिया है बेटा आपको कितना 27 डिग्री सेल्सियस, तो 27 डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ो 300 केल्विन आ गया। तो बेटा PV बराबर nRT NN2 NH2 NSO2 इंटू RT। बेटा एक चीज याद रखो, जो आपसे दाब पूछा है, तो इसमें देखो बेटा एक चीज आपको बता दूं, आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बार में आंसर आ रहा है, तो आर का मान आज आप बार में लोगे। वैसे तो होता है 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल केल्विन, लेकिन बार की बात करें तो कितना हो जाएगा 0.083 बार लीटर प्रति मोल केल्विन। समझ में आ रही है बात? तो मैं इसके लिए बोल दूंगा बेटा NN2 प्लस NH2 प्लस NSO2 RT बटा V। तो बेटा यहां से वैल्यूज रखो, तो आपके पास आया 0.25 प्लस 1 प्लस 1/8। आर का मान 0.083 क्यों रखा बेटा? क्योंकि बार में दिया हुआ है ऑप्शंस, उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। तो बेटा जैसे ही आपने वैल्यू रखी तो ये आपके पास आएगा 5.7 बार। आप एक बार कैलकुलेशन खुद कर लें बेटा, कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट अपन नहीं करेंगे। ओके, इसके बाद बेटा आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 56। क्या बोलता है, किस ताप पर N2 गैस का वर्ग माध्य मूल वेग STP पर प्रोपेन गैस के वर्ग माध्य मूल वेग के बराबर होगा? तो किस ताप पर N2 का वर्ग माध्य मूल वेग, ताप पता नहीं है, ताप को T मान लो। प्रोपेन गैस का फॉर्मूला होता है बेटा C3H8 STP पर। तो किस ताप पर N2 का वर्ग माध्य मूल वेग प्रोपेन गैस के STP पर वर्ग माध्य मूल चाल के बराबर होगा? प्रोपेन का फॉर्मूला ऑर्गेनिक में पढ़ा है C3H8। समझ में आती है बात बेटा? तो यहां से देखिएगा एक बार अपन वैल्यूज रखते हैं, देखिए क्या आता है। तो 3RT N2 के लिए M आएगा 28, 3R STP की बात करूं 273, अणु भार की बात करूं 12 24 12 36 36 और 8 44। तो बेटा 3R से 3R गया, हमने क्या किया दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो बेटा जैसे ही वर्ग किया T/28 इज इक्वल टू 273/44। तो T कितना आया 28/44 गुणा 273। और बेटा जैसे ही इसको आप सॉल्व करोगे तो 173.7 केल्विन आएगा। कैलकुलेशन वगैरह एक बार आप देख लेना बेटा, होगा इसी तरीके से, आंसर आएगा 173.7 केल्विन। समझ में आती है बात बेटा? रफ करूं तो इसको रफ करते हैं, एक आधे क्वेश्चन और देखते हैं आपके स्टेज 2 के, जिससे आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। रफ करूं बेटा इसको। तो बेटा इजी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं लगभग 90% से ऊपर क्वेश्चन मैंने करा दिए, उनको एक बार दोबारा सॉल्व करो, फिर बाकी जो बच गए उनको चेक करो। ठीक है बेटा? इतने क्वेश्चन भी आप कर लोगे तो बहुत इनफ है बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिए हैं। ओके, तो अब बेटा अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोलता है। देखिएगा क्वेश्चन 58। क्वेश्चन 58 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खतरनाक नहीं है लेकिन इसको आपको बताया है खतरनाक है। बहुत इजी, देखना भी कितना जल्दी आंसर आता है। जो हमने मोल में रस समीकरण मिति पढ़ा था उससे रिलेटेड क्वेश्चन है बेटा। आपको बोला है 1 मोल एलिफेटिक यौगिक है CnH3nOm, CnH3nOm
H3NOM। इसको जब पूर्ण रूप से दहन किया जाता है ऑक्सीजन के आधिक्य में, तो आयतन में कितना संपीड़न हुआ है, कितनी कमी आई है। यदि हम ये मान ले कि जल पूरा वाष्पित हो गया, तो बेटा पहली बात तो अपन को इसके पूर्ण दहन की क्रिया लिखनी है, मतलब इसका ऑक्सीकरण कराना है। तो बेटा क्रिया किससे होगी, ऑक्सीजन से होगी। जैसे ही गर्म करेंगे तो बेटा क्या क्या बनती है हमें पता है, CO2 बनता है और जल बनता है। तो बेटा कार्बन कितने हैं, N कार्बन आ गए। हाइड्रोजन कितने हैं, 3N, तो बेटा 3N हाइड्रोजन आ गए। 2 से 2 हटा दो। अब ऑक्सीजन की बारी। ऑक्सीजन को बैलेंस करता हूं बेटा, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करें तो देखिए इधर 2N ऑक्सीजन है, तो इधर N लगा दो, तो 2N हो गए। इधर 3N/2 ऑक्सीजन है, 3N/4 लगा दो, -M/2 कर दो। देखो देखिए बैलेंस है क्या बेटा, 2N ऑक्सीजन 2N ऑक्सीजन, 3N/2 ऑक्सीजन 3N/2 ऑक्सीजन। चेक करते चलो। इधर M ऑक्सीजन नहीं है, M वाला, इधर ऑक्सीजन M है तो M/2, तो 2 से 2 गया, माइनस कर दो, तो -M + M न्यूट्रल। तो ये हमारे पास अभिक्रिया रस समीकरण मिति के अनुसार हमने दहन की अभिक्रिया लिखी इस एलिफेटिक यौगिक की, पता नहीं है कौन सा यौगिक है, लेकिन संतुलित कर लिया। तो अब इसके बेटा मैं रस समीकरण मिति के गुणांक लिख रहा हूं, स्टोइकियोमेट्री के मोल। इधर 1 आया, कुछ भी नहीं है, तो इधर N + 3/4N - 1/2M आया, इधर N आया, इधर 3/2N आया। तो बेटा इसने बोला है जल पूर्ण रूप से वाष्पित हो गया, तो बेटा इसको हटा दो, ये तो 0 हो गया आपका, क्योंकि वाष्पित हो गया तो ये हट ही गया, ये तो अभिक्रिया के पात्र से निकल चुका है। अब आपको बोला है आयतन में कितनी कमी आई है, तो बेटा याद रखें अभिक्रिया रस समीकरण मिति बोलती है कि एक संतुलित अभिक्रिया संतुलित होनी चाहिए, उसके जो गुणांक होते हैं वो रस समीकरण मिति मोल को प्रदर्शित करते हैं और रस समीकरण मिति गुणांक आयतन को भी प्रदर्शित करते हैं। तो ये मोलों का भी अनुपात हो सकता है और आयतन का भी अनुपात हो सकता है। तो आयतन में कमी कितनी आई है, तो आयतन में कमी हम बोल देंगे, आयतन में संकुचन कितना हुआ है, कमी बोलो संकुचन बोलो एक ही बात है, V रिएक्टेंट - V प्रोडक्ट। अभिकारकों का आयतन माइनस उत्पाद का आयतन, और आयतन क्या होगा, जो संतुलित अभिक्रिया के मोलों का अनुपात है वो ये आयतन का अनुपात है। तो बेटा अभिकारक का कितना आ गया, 1 + N + 3/4N - 1/2M, ये तो अभिकारक। उत्पाद कितना आ गया, -N आ गया, तो यहां से N से N गया, तो क्या बच गया, 1 + 3/4N - 1/2M। यहां से बेटा हमको समझ में आ गई बात कि आयतन में जो संकुचन होगा वो 1 + 3/4N - 1/2M होगा। समझ में आती है बात बेटा। तो ये देखते हैं इसका आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये कई एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुका है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन 4 करेक्ट होना चाहिए, 1 + 3/4N - 1/2M। तो बेटा ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको स्टेज 1, 2, 3, 4 के कराए, जो आपको पता होने चाहिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब बाकी बेटा अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, किस किस चीज की बात करेंगे बेटा, बेटा नेक्स्ट लेक्चर में अपन गैसों का द्रवीकरण देखेंगे, संपीड्यता गुणांक देखेंगे, क्रांतिक ताप, बॉयल का ताप, माध्यम उत्पाद, संगठा आवृत्ति, इनको देखेंगे और इसी के साथ अपना चैप्टर खत्म होगा। तो 1-2 लेक्चर में अपन ये टॉपिक छोटे छोटे करके, और 2-4 क्वेश्चन और आपके बच रहे हैं, तो बाकी आप स्टेज 1, 2, 3, 4 एक बार आपके हिसाब से दोबारा करके देखो बेटा। जो क्वेश्चंस मैंने बताए पहले आप उनको करो, जो बच गए अभी उनको नहीं, जो करवा दिए क्वेश्चन उनको आप अलग से रफ कॉपी लेके बैठो, क्वेश्चन देखो, खुद सॉल्यूशन करो और फिर मिलाओ आंसर आ रहा है नहीं आ रहा, इससे बेटा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, और फिर बाकी के जो क्वेश्चन रह गए थोड़े बहुत मैं और करवा दूंगा, बाकी अपन देखते हैं बेटा फिर। ठीक है, अच्छे से पढ़ें, एक बार पहले के जितने भी वीडियोस हैं अपने इस चैप्टर के उनको ढंग से पढ़ें, ढंग से रिवाइज करें। इजी चैप्टर है, इसमें से हर बार 1-2 क्वेश्चन आते ही आते हैं बेटा, नीट के पेपर में आपने देखे भी होंगे। बाकी की बातचीत फिर अपन करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, घबराना नहीं है, मस्त रहो, अच्छे से पढ़ाइएगा। ओके, थैंक यू।